नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अभिनव एकेडमी के इस नए और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बेस्ट एनालिसिस। मेरा नाम है अभिनव और ये है मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स का एनालिसिस शेयर करूंगा, 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बना है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरी कोशिश है दोस्तों कि आप तक सबसे रिलेवेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पहुंचाएं, जो ना सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाए बल्कि आपके प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस की पहली खबर के साथ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इंडिया की राजनीति और चुनाव प्रणाली को नए रूप में पेश करने वाली है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस मुद्दे का संबंध है एक ऐसे प्रस्ताव से जिसका मकसद है भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ साथ प्रादेशिक चुनाव को भी एक ही समय पर करने की कोशिश करना। दोस्तों, इस प्रस्ताव के पीछे का मकसद है एक तरफ तो चुनाव की प्रक्रिया को आसान और कम खर्ची बनाना और दूसरी तरफ सरकारी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले चुनाव के माध्यम से सुसहित और स्थिर करने का निर्माण करना है। दोस्तों, चलिए इसके कुछ मूल उद्देश्यों पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट रिडक्शन। एक समय पर सभी चुनाव होने से हमारे देश का खर्चा कम हो सकता है, जो हर बार नए चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है एनहांस्ड गवर्नेंस। दोस्तों, दूसरा है एनहांस्ड गवर्नेंस। इस प्रस्ताव का एक और फायदा है, ये है कि एक ही समय पर चुनाव होने से सरकार अपने काम पर फोकस कर पाएगी बिना किसी इलेक्टोरल डिस्टर्बेंस के। देख रहे हैं आप। तीसरा है वोटर एंगेजमेंट। और एक फ़ायदा जो जो है कि वोटर फटीग कम कम हो, लोग ज़्यादा प्रतिबद्ध हो और चुनाव में अपना योगदान देने में ज़्यादा रुचि रखें। दोस्तों, पर हर अच्छी बात के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर कंसर्न्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही समय पर चुनाव होने से भारत के फेडरल ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे केंद्रीय सरकार को ज़्यादा मजबूती मिल सकती है, जबकि राज्यों की अपनी ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है लॉजिस्टिकल इश्यूज। एक ऐसा देश जहां लगभग 900 मिलियन माने 140 लोग वोट करते हैं, एक ही समय पर चुनाव करना एक काफ़ी बड़ा काम है जो काफ़ी यथार्थ और व्यवस्था की मांग करता है। तीसरा है पॉलिटिकल अपोजिशन। कई राजनीतिक दलों ने भी इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि इससे रूलिंग पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है और इससे प्रतिनिधित्व की सफलता में असमानता आ सकती है। जानते हैं इसके इम्प्लीकेशंस। ये प्रस्ताव एक और बड़ी बात उठाता है कि क्या ये हमें अपनी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित करने के लिए मजबूर करेगा। देखो, अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है एंड पूरे देश पूरे देश के इलेक्शन एक ही साथ होते हैं तो उसे हम सैमल्टेनियस इलेक्शंस कहा जाएंगे। तो दोस्तों, सैमल्टेनियस इलेक्शंस से ये भी हो सकता है कि राज्यों के मुद्दों को उतना ध्यान ना मिले जितना उन्हें अलग चुनाव के दौरान मिलता है। राजनीति में भी सभी रंग और आवाज़ों को सुनना ज़रूरी है, जिससे हम सभी की प्रतिनिधित्व के रूप में समझ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक एम्बिशियस प्रस्ताव है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी और कॉस्ट सेविंग की तरफ एक कदम है। पर हमें इस प्रस्ताव को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है और ये देखना होगा कि इसे हमें हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर और राज्यों के रिप्रेजेंटेशन और देश के हर क्षेत्र का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि भारत अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मजबूती से बनाए रखेगा और एक ऐसा विचार विमर्श होगा जिसमें सभी को अपना किरदार निभाने का मौका मिले। दोस्तों, इस प्रस्ताव को लेकर आपके क्या विचार है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ, जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा और हाल ही में खबरें आ रही है कि चाइना में एक नए रेस्पिरेटरी वायरस एचएमपीवी का आउटब्रेक हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है ये वायरस, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? लेट्स डिकोड दिस इंपॉर्टेंट अपडेट इन दिस आर्टिकल। ओके,
तो HMPV का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। आइए इस वायरस को पूरी तरह से हम समझते हैं। दोस्तों ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसके सिम्टम्स है यानी लक्षण फ्लू के समान होते हैं। फिलहाल इसका आउटब्रेक चाइना में ही हुआ है, हालांकि ये बच्चों में पाया गया है जिनकी उम्र 14 साल से कम हो। इंडिया की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी तक इंडिया में इस वायरस का कोई भी केस नहीं पाया गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आइए इस वायरस के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ये वायरस एक न्यूमोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। दुनिया में सबसे पहले इसे 2001 में डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था? 2001 में इसे डिस्कवर किया गया था। ये वायरस बच्चों पर, हमारे सीनियर सिटीजन्स पर एंड जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन पर यह असर करता है। इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स सीवियर होने पर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया भी हो सकता है। अब ये ब्रोंकाइटिस क्या है? व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? तो ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की एक स्थिति है जो फेफड़ों तक जाने वाले मुख्य मार्ग यानी कि मेन एयर पैसेज में सूजन का कारण बनती है। तो इसे हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर द ग्लोबल कंटेक्स्ट, दोस्तों दुनिया में सबसे पहले इस वायरस का आउटब्रेक 2011-12 में हुआ था। यूएस में, कनाडा एंड यूरोप, ये पश्चिमी देशों में इसका सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था। एंड अभी चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंसेस में इसके केसेस स्पाइक हो रहे हैं। पर्टिकुलरली 14 साल से कम एज के बच्चों में इसका खतरा ज़्यादा है। अब इस पे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है हम देखते हैं। इंडिया में अभी तक HMPV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, दोस्तों NCDC, ये फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंट्रोल फॉर डिसीज़ कंट्रोल रेस्पिरेटरी इलनेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के टच में है। एंड न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडिया इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिसीज़। इंडियन हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इक्विप्ड है विंटर रेस्पिरेटरी इलनेस को हैंडल करने के लिए। DGHS मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल सर का कहना है कि HMPV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है और इसके लिए स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना के केसेस हमें रेस्पिरेटरी वायरस से के स्प्रेड और मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस याद दिलाते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जैसे टेक्नोलॉजी से डिसीज़ को बेटर डिटेक्ट और अंडरस्टैंड किया जा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसका एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंस है। दोस्तों HMPV का सिग्निफिकेंस साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो निमोवेरिडी फैमिली से इसका कनेक्शन, ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है फॉर साइंस एंड टेक। तो ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है निमोवेरिडी फैमिली से, जो RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस के साथ रिलेटेड है। दूसरा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग और मेक इन इंडिया हेल्थ केयर कैपेबिलिटीज़ हाईलाइट करना GS2 और GS3 के आंसर्स में यूजफुल हो सकता है। एंड इतना ही नहीं, जिनका जूलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल HMPV वायरस की फैमिली बिलोंगिंग एंड इट्स कनेक्शन टू अदर वायरसेस। For state PSC and SSC, you guys should have the general awareness about key facts about HMPV, health policies and India's health infrastructure. क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, तो कंक्लूड करते हैं, चाइना का HMPV आउटब्रेक एक रिमाइंडर है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस हमेशा एक पब्लिक कंसर्न रहेगा, लेकिन अभी तक इंडिया में इसके कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है, इसलिए अभी अलार्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने इस आर्टिकल से जुड़े सभी डायमेंशंस कवर करने का प्रयास किया है। आई होप ये आपको समझा होगा। अभी हमने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफ़र किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पायरेंट्स। द क्वेश्चन इज ह्यूमन मेटानीमोवायरस HMPV इज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज। आप स्क्रीन को पॉज करें एंड सॉल्व करें, ऑप्शंस को पढ़िए एंड सॉल्व इट, एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे HMPV वायरस एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए।
दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम डिजिटल प्रिवेसी। तो डिजिटल प्रिवेसी का ज़माना है और आपके पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी अब एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। गवर्नमेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। क्या है ये लॉ एंड क्या है इसके प्रोविजंस और क्या आप और हम पर कैसा असर करेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूल्स का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों ये रूल्स डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर आता है, जो पर्सनल डेटा को मिसयूज से प्रोटेक्ट करते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ये ड्राफ्ट 2000 ये फरवरी 18 2025 तक ओपन है। जानते हैं इसके की प्रोविजंस। डेटा फिडुशियरीज एंड प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क। द फर्स्ट इज डेटा फिडुशियरीज। डेटा फिडुशियरीज वो एंटिटीज़ है जो आपका डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करती है। डेटा प्रिंसिपल्स यूजर्स होते हैं जिनका डेटा कलेक्ट होता है, हुज डेटा इज़ कलेक्टेड। जैसे कि मैं और आप, हमारा डेटा कलेक्ट होता है तो तो हम है डेटा प्रिंसिपल्स। ओके, तो अभी फिडुशियरीज जो है जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनको ये बताना होगा कि क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्यों कलेक्ट हो रहा है एंड यूजर्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे देना है। ओके, देन अभी देखते हैं हम कंसेंट मैनेजर्स के बारे में। कंसेंट मैनेजर्स आर दी रजिस्टर्ड, वो एक रजिस्टर्ड एंटिटीज़ होती है जो फिडुशियरीज के साथ मिलकर यूज़र कंटेंट कलेक्ट करेंगी। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस। अब भाई ये ड्राफ्ट ने गवर्नमेंट को थोड़ी राहत दी है, यू कैन सी गवर्नमेंट को थोड़ी राहत दी है फॉर सब्सिडी और स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए। गवर्नमेंट को इसने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं इस रूल्स और ड्राफ्ट में। देन कमिंग टू डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर आपका डेटा ब्रीच होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को 72 घंटों के अंदर आपको नोटिफाई करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा डिलीशन पॉलिसी। अगर यूज़र किसी प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक्सटेंडेड पीरियड तक यूज़ नहीं करता तो उसका डेटा उन्हें डिलीट करना होगा। यू कैन सी उसका डेटा हमें डिलीट करना होगा एंड वो भी 48 आवर्स एडवांस नोटिस दिया जाएगा आपको। ओके, फॉर एग्जांपल मैं पहले ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन बहुत यूज़ करता था, बट नाउ मैं अभी 1 साल जस्ट या टिकट 2 मंथ से मैं उसे यूज़ नहीं करता, तो आई शिफ्टेड टू अनदर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अमेज़ॉन को मेरा डेटा रखने का कोई राइट्स नहीं है, उसे मेरा डेटा डिलीट करना होगा एंड डिलीट करने से पहले मुझे एक नोटिस देना होगा कि भाई हम तुम्हारा डेटा डिलीट कर रहे हैं, 48 आवर्स एडवांस नोटिस देंगे। ओके, देन मूविंग टुवर्ड ये बच्चों के डेटा के लिए पेरेंटल कंसेंट मैंडेटरी है एंड इसके लिए पहले से ही एक लॉ है जो है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये लॉ इसमें कवर अप नहीं है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है। ये लॉ डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। हर यूज़र को पता होगा उसका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट से भी प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज को अकाउंटेबल बनाएंगे अगर आपका डेटा ब्रीच होता है तो। एनहांस अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑनलाइन कंपनीज एंड द फर्म्स। जानते हैं एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्री के लिए डीपीडीपी एक्ट और इसके प्रोविजंस के बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के लिए GS2 एंड GS3। GS2 में होगा सिटीजन्स प्राइवेसी और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड GS3 में होगा साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड डेटा ब्रीच प्रिवेंशंस। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो डीपीडीपी रूल्स 2025 एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करते हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डिजिटल इकोसिस्टम का प्रॉमिस है। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल्स इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी को इफेक्टिवली एनहांस कर पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में डीपीडीपी लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी हमने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफ़र किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है which is very important for all government exam aspirants. Question is,
Consider the following statement about the Digital Person Data Protection Rules 2025. आप स्क्रीन को पॉज करें एंड ऑप्शंस को ध्यान से देखें, सॉल्व इट एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में DPDP डैश एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं। तो बढ़ते हैं अगली एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया ने एक और ज़बरदस्त कदम उठाया है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने PSLV C60 मिशन में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है। क्या है ये मिशन और इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आइए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और रुद्र प्रपोल्शन सिस्टम ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। उसका नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ध्यान में रखिए आप, इसने PSLV C60 मिशन के पोयम 4 प्लेटफॉर्म पर अपना रुद्र हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रपोल्शन सिस्टम टेस्ट किया है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल एंड पोयम का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये प्रपोल्शन सिस्टम सक्सेसफुली फायर हुआ और इसने अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की है। आइए जानते हैं इसके की अचीवमेंट्स क्या है। यॉ एक्सिस डिस्टर्बेंस में इसने सिर्फ 1.4 डिग्री पर सेकंड में इसकी फायरिंग की गई है। फॉर एंगुलर रोटेशन पोयम प्लेटफॉर्म 80 डिग्रीज रोटेशन का रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको इसके मेमोराइज करना ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंडिजिनियस डेवलपमेंट, बेलाट्रिक्स का कहना है कि सभी सब सिस्टम 100% इन हाउस डेवलप किए गए हैं, जो एक सेल्फ लर्न टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। देन अभी हम कुछ इसके फ्यूचर प्लान्स जान लेते हैं। तो बेलाट्रिक्स ने फ्यूचर फायरिंग्स के लिए भी प्लान्स अनाउंस किए हैं, जो प्रपोल्शन सिस्टम के और भी डेटा कलेक्ट करेंगे। आइए जानते हैं PSLV C60 मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडिया के लिए। द फर्स्ट वन इज एडवांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी ग्रीन प्रपोल्शन सिस्टम। ये एक सिस्टम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अलाइन करता है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स प्रपोल्शन सिस्टम के एरिया में एक नई बेंचमार्क सेट हुई है। द सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर का रोल, इट इज़ बूस्टिंग टू स्टार्टअप्स। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने टेक्नोलॉजीज़ के लिए सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। देन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया। PSLV C60 के सक्सेस से इंडिया के कमर्शियल और साइंटिफिक सैटेलाइट लॉन्चेस का स्कोप और एक्सपांड होगा। इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगा। आइए जानते हैं एग्जाम्स में इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए PSLV C60 मिशन और रुद्र ग्रीन प्रपोल्शन सिस्टम के फीचर्स याद रखिए। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का रोल करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए फॉर GS2 एंड GS3 साइंस एंड टेक ग्रीन प्रपोल्शन टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस लिखने का आपको चांस मिलेगा। ओके, फॉर GS2 गवर्नेंस पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक आत्मनिर्भर भारत और प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना ज़रूरी है। क्लियर है इतना? एंड फॉर स्टेट PSC एंड SSC जनरल नॉलेज recent achievements like in India space sector and significance of PSLV। ओके, तो कंक्लूड करते हैं दोस्तों। PSLV C60 और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का ये अचीवमेंट एक रिमाइंडर है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं, बल्कि एक विजन है जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल लेवल पर डेमॉन्स्ट्रेट करता है। अभी हमने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफ़र किया है, उस पर बेस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पायरेंट्स। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द PSLV C60 मिशन। आप स्क्रीन को पॉज करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें एंड सॉल्व इट एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शंस में PSLV C60 एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं। बढ़ते हैं अगली एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों, जनवरी का महीना है और ये जनवरी का महीना सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ करके
जाना जाता है। ये एक ऐसा समय है जब हम महिलाओं को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। आइए आज समझते हैं सर्विकल कैंसर क्या है, इसके कारण, रोकथाम और भारत सरकार के प्रयास। दोस्तों, सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है, खासकर भारत में। ये बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक वायरस से वजह होती है। ध्यान दीजिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होती है। इसके सिम्टम्स हम जान लेते हैं। इसके सिम्टम्स है abnormal vaginal bleeding, pelvic pain and unusual discharge। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसे समय पर पहचान कर रोका और ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए दो प्रमुख उपाय हैं। पहला तो HPV वैक्सीन एंड दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग। तो HPV वैक्सीन हमारे भारत में गार्डासिल एंड सर्वैक आइए जानते हैं इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए दो प्रमुख उपाय हैं। पहला है HPV वैक्सीनेशन एंड दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग। तो भारत में गार्डासिल नामक एंड सर्वैरिक नामक जैसी वैक्सीन्स उपलब्ध है। सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसे बढ़ावा दिया है। दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग। हर महिला को पैप्समियर टेस्ट और HPV DNA टेस्ट कराना चाहिए। जल्दी पहचान होने पर इसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज आसान और सफल है। भारत में सर्विकल कैंसर की स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। भारत में हर साल हजारों महिलाएं सर्विकल कैंसर से प्रभावित होती हैं। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। सामाजिक मिथक और वैक्सीन को लेकर गलतफहमी भी एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। पहला है HPV वैक्सीनेशन ड्राइव्स, स्कूल और सामुदायिक स्तर पर ये आयोजित कर रही है। दूसरा है अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक नेशनल हेल्थ मिशंस के तहत। एंड तीसरा है अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम्स, आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स के जरिए स्क्रीनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है कि 2030 तक 90% महिलाओं को वैक्सीन मिले, 70% महिलाओं को स्क्रीनिंग की सुविधा हो और 90% मामलों का सही से इलाज हो। इतना क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, आइए इस महीने खुद को और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मैं यहाँ सुन रही फीमेल एस्पिरेंट्स से कहना चाहता हूँ, नॉट ओनली फीमेल एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो मेल एस्पिरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि ये हर एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास की महिलाओं को इस बारे में जागरूक करे। उनसे निवेदन करे कि वे वैक्सीन लगवाए, नियमित रूप से स्क्रीनिंग करें और सबसे ज़रूरी, इस मुद्दे पर खुलकर बात करें। हम सब मिलकर इस बीमारी को हराने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। माय डियर एस्पिरेंट्स, अभी हमने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफ़र किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स। आप स्क्रीन को पॉज करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें एंड सॉल्व इट, एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में सर्विकल कैंसर डैश एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं। तो बढ़ते हैं अगली एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इसरो के एक नए माइलस्टोन के बारे में, स्पैडेक्स मिशन और चंद्रयान 4 की तैयारियों के बारे में। ये दोनों मिशन ना सिर्फ देश की स्पेस टेक्नोलॉजी को नए हाइट्स तक ले जाएंगे बल्कि दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, इसरो ने अब तक के अपने सबसे चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट में से एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पैडेक्स शुरू किया है। ये एक्सपेरिमेंट PSLV C60 के लॉन्च के साथ स्टार्ट हुआ, जिसमें 2 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया। हर सैटेलाइट का वेट 220 kg है, 220 kg है एंड इनका काम है एक दूसरे से मिलना यानी डॉक करना। ओके,
तो अभी डॉकिंग समझ लेते हैं। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या है दोस्तों? डॉकिंग मतलब है दो सैटेलाइट्स को एक ही ऑर्बिट में लाना, उनकी स्पीड मैच करना और उनका जुड़ना। दो अलग अलग सैटेलाइट्स होंगे स्पेस में, उनका जुड़ना एंड उनका मेल कराना। ओके, ये टेक्निक आगे आगे के सभी मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ओके, अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की। इस मिशन का गोल है मून की मिट्टी का सैंपल वापस अर्थ पर लाना। ये एक कॉम्प्लेक्स मिशन होगा जिसमें दो LVM-3 रॉकेट्स का यूज़ किया जाएगा। मिशन के दौरान अलग अलग मॉड्यूल्स को स्पेस में डॉक और अनडॉक करना पड़ेगा। इस पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं कि चंद्रयान 4 के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करना एसेंशियल है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये हमारे देश के लिए एक नए स्पेस इरा का शुरुआत होगा। दोस्तों, स्पेस डॉकिंग इतना आसान नहीं है। सैटेलाइट्स को एक स्टेबल ऑर्बिट में लाना, उनकी स्पीड को सिंक्रोनाइज करना और डॉक करना, ये सब कुछ एक मैथमेटिकल प्रेसिजन से होता है। अभी के स्पैडेक मिशन में सैटेलाइट्स 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मूव कर रहे हैं और इन्हें 475 किलोमीटर की हाइट पर डॉक करना होगा। 2025 इसरो के लिए एक एक्साइटिंग साल होगा। इसरो 4 GSLV रॉकेट्स, 3 PSLV लॉन्चेस और एक SSLV मिशन को लॉन्च करेगा। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट की तैयारी भी शुरू होंगी। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्पैडेक मिशन और चंद्रयान 4 सिर्फ एक शुरुआत है। ये मिशन हमें स्पेस टेक्नोलॉजी के नए डायमेंशन एक्सप्लोर करने का मौका देंगे और हमारे देश को एक ग्लोबल स्पेस लीडर बनाएंगे। माय डियर एस्पायरेंट्स, इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द डायमेंशन ऑफ दिस आर्टिकल। मुझे उम्मीद है आपको यह आर्टिकल अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, हमने अभी जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफ़र किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पायरेंट्स। आप स्क्रीन को पॉज करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें एंड सॉल्व इट, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे स्पैडेक्स टाइप करके उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर हमें भेजें। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट पर जो भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि है। इस तकनीक से कैंसर ट्रीटमेंट में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। आप देख सकते हैं ये हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसे अब हम रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसका डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशंस के बारे में। तो रिसर्चर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता ने मिलकर एक एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। यह तकनीक लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है जो ड्रग्स को सीधे ट्यूमर साइट पर पहुंचाएंगी। इस शोध को मटेरियल्स हॉरिजॉन जर्नल्स ने प्रकाशित किया है। जानते हैं इसके बेनिफिट्स और हाइड्रोजेल के फीचर्स के बारे में। तो यह हाइड्रोजेल एक स्टेबल रिजर्वायर की तरह काम करता है जो एंटी कैंसर ड्रग को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है। इसका अनूठा डिज़ाइन हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर सेल्स पर असर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई रिपीट, इसका अनूठा डिज़ाइन हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर सेल्स पर ये असर करता है। यह अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से बना है जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में घुलता नहीं और इंजेक्शन साइट पर स्थिर रहता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजेल ट्यूमर में मौजूद ग्लूथियन यानी GSH को जवाब देता है जो ट्यूमर सेल्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी संरचना लिविंग टिश्यूज जैसी होती है जिससे यह बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए एकदम उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं तो चलिए इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। यह तकनीक ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। कैंसर ट्रीटमेंट में प्रिसीजन और लोकलाइज डिलीवरी के जरिए सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स को कम करेगा। आप सभी को पता होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट्स को कीमो कराया जाता है यानी कीमोथेरेपी। तो यह उपलब्धि
वर्तमान कीमोथेरेपी और सर्जिकल इंटरवेंशंस की सीमाओं को दूर करने का प्रयास है दोस्तों। इस शोध में मुख्य रूप से शामिल हैं प्रोफेसर दिबप्रतीम दास फ्रॉम IIT गुवाहाटी और उनकी टीम तनुश्री दास और ऋत्विका कुशवाहा। एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इस खबर को अपने साइंस एंड टेक सेक्शन में जोड़ें। कैंसर ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट और भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका पर ध्यान दें। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हाइड्रोजेल कैंसर ट्रीटमेंट की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। यह भारतीय विज्ञान और अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, अभी हमने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रेफर किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पायरेंट्स। द क्वेश्चन इज, what is the primary purpose of injectable hydrogel developed by researchers at IIT Guwahati and the Bose Institute of Kolkata? आप स्क्रीन को पॉज करें, रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड सॉल्व इट एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं। बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो ना सिर्फ हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है, यानी भारत के ग्राउंड वाटर में बढ़ते नाइट्रेट स्तर की समस्या। दोस्तों, आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट हमारे देश के ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, यानी कि भूजल। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट कंटामिनेशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 2023 तक देश के 440 जिलों में नाइट्रेट का स्तर 45 mg पर लीटर के सेफ लिमिट से अधिक पाया गया है, जबकि ये संख्या 2017 में 359 थी, जो अभी बढ़ गई है। तो इसके सबसे बड़े हॉटस्पॉट यानी प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान, जहां 49% सैंपल्स में नाइट्रेट कंटामिनेशन पाया गया है। कर्नाटक में 48%, तमिलनाडु में 37%। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ये समस्या लंबे समय से है, जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब ये बढ़ती हुई देखी जा रही है। दोस्तों, आइए इसके सोर्सेस हम जान लेते हैं। नाइट्रेट कंटामिनेशन का सबसे बड़ा कारण है सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का अधिक मात्रा में उपयोग। आपको बता दूं कि ये सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स खेती में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के बाद कंटामिनेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। प्री मानसून में 30.77% सैंपल इनमें कंटामिनेशन पाया गया, जबकि पोस्ट मानसून में ये संख्या 32.66% तक पहुंच गई है। क्लियर है? आइए इसका हमारी सेहत पर और पर्यावरण पर क्या असर होगा वो जान लेते हैं। ये समस्या सिर्फ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब नहीं करती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी चिंता है। नाइट्रेट कंटामिनेशन बच्चों के लिए खास करके हेल्थ हजार्ड है। इसके अलावा फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे अन्य कंटामिनेंट्स भी राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटका जैसे राज्यों में ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को और ख़राब कर रहे हैं। क्लियर है इतना दोस्तों? ओके। अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो भारत में 60.4% एक्सट्रैक्शन स्टेज पर है, जो 2009 से लगभग कांस्टेंट है, लेकिन कई जगहों पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण कंटेमिनेशन और बढ़ गया है। आइए जानते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल हजार्ड, देन हेल्थ कंसर्न्स, देन रीजनल फोकस एंड देन गवर्नमेंट एक्शंस नीडेड फॉर दिस इशू। इतना क्लियर है दोस्तों? ओके। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये समस्या एक गंभीर संकेत है कि हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना होगा। समय समय पर ग्राउंड वाटर की जांच करनी होगी। सरकार को इस मामले में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी होगी। इतना ही नहीं, बल्कि इसीलिए हमें अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने होंगे ताकि हम हमारे किसान भाइयों को नाइट्रेट कंटामिनेशन जैसे विषयों पर उन्हें एजुकेट कर पाएँ एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को प्रमोट कर पाएँ।
अभी हमने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल रेफर किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पायरेंट्स. What is the main cause of excessive nitrate contamination in groundwater across India as reported in 2023 Central Groundwater Board report? आप स्क्रीन को पॉज करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें एंड सॉल्व इट एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में नाइट्रेट कंटेमिनेशन एंड उसके सामने आंसर का ऑप्शन लिखकर मुझे बताएं. आगे बढ़ते हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ विच इज़ रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स. तो दोस्तों, अभी हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे जो ना केवल भारत बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. हम बात कर रहे हैं क्वाड के मेंबर्स के एक नए प्रयास के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कमिटमेंट को दोहराया है, जिससे उनका उद्देश्य एक है कि फ्री, ओपन और पीसफुल इंडो पैसिफिक बनाना. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वाड क्या है. क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इसमें 4 देश शामिल हैं: इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ये रिश्ता 2004 में शुरू हुआ था, जब 2004 की भूकंप और सुनामी के बाद ये देश मिलके मदद करने आए थे. लेकिन धीरे धीरे इसने अपना रूप बदला और आज ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है जो इंडिया पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ इंश्योर करता है. अब 20 साल बाद, अब ऑन द 20th एनिवर्सरी, क्वाड के 4 देश अपनी कमिटमेंट को दोबारा से प्रमाणित करते हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं. ये प्लेज है कि फ्री, ओपन और पीसफुल इंडो पैसिफिक के लिए. आजकल जब चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को इस रीजन में बढ़ा रहा है, ऐसे में क्वाड का ये डिसीजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वाड ने कुछ खास क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित किया है. द फर्स्ट वन इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्रिटिकल है. द सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ क्वाड की मदद से कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है. इंडिया को 2025 के बीच में अगला क्वाड समिट होस्ट करना है. इस समिट में इंडो पैसिफिक के भविष्य को लेकर इनिशिएटिव्स का विचार किया जाएगा. यहाँ पे देश एक साथ मिलकर नए रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे. आप देख सकते हैं कि ये क्वाड कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं. क्वाड ने एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन की सेंट्रलिटी को भी अपने स्टेटमेंट में सपोर्ट किया है. दोस्तों, ये क्लियर करता है कि एशियन को इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण किरदार दिया जा रहा है. साथ ही पैसिफिक आइलैंड फोरम्स और इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन IORA को भी सपोर्ट दिया जाएगा. नाउ वी विल लुक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्वाड फॉर इंडिया. दोस्तों, आप जब भी इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर जियोपॉलिटिक्स पढ़े तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा या फिर इंडिया के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, तो क्वाड के लिए भारत का रोल काफ़ी स्ट्रेटेजिक है. पहली बात, चाइना के बढ़ते प्रभाव का सामना करना. दूसरी बात, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना जो भारत के लिए वाइटल है. और तीसरी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को प्रमोट करना. ओके, जिससे रीजन में स्टेबिलिटी आए. आई होप इतना क्लियर है. ये सब इतना आसान नहीं है. ओके, बिकॉज इसमें चुनौतियाँ भी कई हैं. सबसे बड़ी चैलेंज है कि चाइना का बढ़ता प्रभाव. क्वाड को अपने मेंबर्स के बीच कोहेजन बनाए रखना होगा. दूसरा चैलेंज ये है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. नाउ लेट्स लर्न वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड ये है कि क्वाड को अपने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को डिफेंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ाना होगा. एशियन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाना होगा. क्वाड को यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हुए फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करना होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम.
तो दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस क्वाड के नए कमिटमेंट का है। ये एक और कदम है भारत और उसके पार्टनर्स के लिए, जो ना केवल इंडो पैसिफिक रीजन बल्कि दुनिया भर में पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने में मदद करेगा। इसीलिए हमें इसके विचार और फैसलों को गौर से देखना होगा। जो टॉपिक हमने अभी रेफर किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस ऑफ द क्वाड मेंबर्स नेशंस कमिटमेंट एज मेंशन इन द 20th एनिवर्सरी जॉइंट स्टेटमेंट। आप वीडियो को पॉज करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें एंड सॉल्व करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। माय डियर एस्पायरेंट्स, आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई एम हियर फॉर यू ऑल। मैंने बहुत ध्यान से इस वीक के इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक्स को लेकर ये करंट अफेयर्स का पीडीएफ बनाया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल एंड मेंस के लिए एनालिटिकल डेटा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाएं एंड सर्च अभिनव अकेडमी। सेम सर्च करें व्हाट्सएप पर, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन टाइम पर पीडीएफ नेम विजिबल है। आई हैव ऑल्सो पुट द लिंक ऑफ ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और खुद का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।